हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज हम जुरिस्डिक्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग सेक्शंस इससे पहले मैंने 183 तक करवाए थे, 177 से लेके 183 तक। उसके बाद 184 से 189 बचते हैं और जुरिस्डिक्शन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम आगे के सेक्शंस लेते हैं। चलिए, सेक्शन 184 देखिए क्या कहता है। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। ठीक है, ट्रायल का वो जगह होना जहाँ पे कई सारे ऑफेंसेस इकट्ठे ट्राई किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो सिचुएशन हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने कई सारे ऑफेंसेस कमिट किए हैं जिसको ट्राई किया, चार्ज किया जा सकता है और ट्राई भी किया जा सकता है एक ट्रायल में। आगे हम चार्ज का जब चैप्टर करेंगे 219 से 221, उसमें ये पावर दी गई है कोर्ट को कि वो इस तरह के ऑफेंसेस वो उसमें दिखाए गए हैं। जैसे एक साल में इतने तरह के, 3 तरह के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं उनको डिस्कस नहीं करती हूँ। बस आप ये समझ लीजिए 219 से 221 के अंदर जो आती हैं कंडीशंस ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, तो चार्ज और ट्राई हम कर दो वर्ड यूज़ किए हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल। ठीक है, 219 में और 221 में, 219 से 221। और सेकंड सिचुएशन हो सकता है कई पर्सन्स ने एक ऑफेंस किया हो या मिलकर कई सारे ऑफेंस किए हो, यानी कि 2 to 3। तो आप दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि वन पर्सन में भी और सेवरल पर्सन में भी, यहाँ पे दो और आ जाएंगी, यानी कि एक ऑफेंस किया है या कई सारे ऑफेंस किए हैं, तो ट्राइड अंडर 2 to 3 ऑफेंसेस में भी इंक्वायर्ड इनटू or tried by any court competent to inquire or try any of the offenses। तो आप ऑफेंस को कहाँ पे करेंगे? किसी भी कोर्ट जो कंपिटेंट हो। किस तरह से होगा? मान लो एक पर्सन ने ऑफेंस कर दिए कई सारे सिटी में, तो कॉम्पिटेंसी सब कोर्ट की होगी, तो आप उनमें से एक उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और सेवरल पर्सन्स हैं, सेम सिचुएशन है, कई सारे ऑफेंस अलग अलग जगह पे किए हैं, या एक ऑफेंस है और पर्सन्स जो हैं वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ भी कॉम्पिटेंसी, ध्यान देना वर्ड को, जहाँ पे कोर्ट की कॉम्पिटेंसी होगी टू ट्राई और इंक्वायर, तो वहाँ पे कोई से भी एक कोर्ट में आप जो ऑफेंस को ट्राई कर, कोर्ट की क्योंकि है तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो आप ट्राई वहाँ पे करवा सकते हैं। द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंसेस कमिटेड सो इन एनी ऑफ द कोर्ट। ओके, सो सेक्शन 184 ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। सेक्शन 185 देखिए क्या कहता है। स्टेट्स पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। ठीक है, सेक्शन 185 पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। कीवर्ड है, अंडरलाइन कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है अगर कोई केस है वो डिफरेंट सेशन डिवीजन में ट्राई किया जा सकता है। मान लो एक केस है, इसके पास भी पावर है, डिफरेंट सेशन डिवीजन के पास पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनमें से किसी भी एक सेशन डिवीजन में ट्राई करवा सकती है। ठीक है, और जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट देती है, मान लो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही या किसी और कानून में कोई ऑर्डर दे रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती, यानी कि उनके द्वारा दिया गया ऑर्डर मान्य होगा। आप उनको, स्टेट गवर्नमेंट फिर उन्हें कन्फ्लिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर पाएगी। ठीक है, दिस डायरेक्शन इज नॉट कन्फ्लिक्ट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी और एनी अदर लॉ। ये होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिकली की जाती है। जहाँ मान लो कि हो सकता है लगे कि यहाँ दंगे भड़क सकते हैं इस डिवीजन में, तो वो क्या करती है कि एक सेशन डिवीजन में फिक्स कर देती है कि यहाँ पे जो है इस केस का ट्राई हो सकता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर दे देगी टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन्स। ओके, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी और यूज़ कब होगी? व्हेन सम कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मान लो
मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ ए सेंसेशनल केस, जस्टिफाइड करे जहाँ पे सेशन ट्रायल हो अलग अलग सेशन डिवीज़न में, तो एक जगह पे वो कर सकती है। ठीक है, और मान लो कोई स्पेशल सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश की हुई है स्टेट ने पर्टिकुलर केसेस की, तो वहाँ पे भी जो सभी केसेस हैं उस तरह के वो उन कोर्ट द्वारा निपटाए जा सकते हैं। सिंपल। सेक्शन 185। ओके, सेक्शन 186, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट, यानी कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगी जहां पे डाउट क्रिएट होता है, डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है, सेक्शन 186 ले डाउन करता है, अगर दो या उससे ज़्यादा कोर्ट की कॉग्निजेंस है एक ही ऑफेंस के लिए और क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा जो है कोर्ट उसको कॉग्निजेंस लेगा और आगे ट्राई स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट। ए और बी सिचुएशन दी है, यानी कि अगर मान लो वो एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट सेम हाई कोर्ट के अंडर सबऑर्डिनेट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सेम हाई कोर्ट के अंदर आती है, तो वो क्वेश्चन डिसाइड होगा उसी हाई कोर्ट से। और अगर मान लो वो सबऑर्डिनेट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जिसकी लिमिट में एपिलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन सबसे पहले, यानी कि देखो उस हाई कोर्ट में जिसमें पहली कमेंस की गई, इतना समझिए पहले कि अगर मान लो सबऑर्डिनेट नहीं है, ए में कहा कि सबऑर्डिनेट है और बी में सपोज कीजिए वो सबऑर्डिनेट सेम हाई कोर्ट में नहीं है, मान लो अलग अलग हाई कोर्ट में है। ठीक है, तो जहां पे सबसे पहले प्रोसीडिंग कमेंस हुई, तो उस हाई कोर्ट में जिसमें वो अपील जा सकती है, यानी कि उस जो कोर्ट हैं उनसे अपील जिस हाई कोर्ट में जा सकती है और उसमें पहली कमेंस हुई, यानी कि दो कोर्ट हुए ना, तो जिसमें पहली कमेंस हुई तो वहाँ उस कोर्ट में जाएगी, और किस हाई कोर्ट में? जिसमें वहाँ हम क्रिमिनल की अपील जो है लेके जा सकते हैं। प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट कमेंस्ड, की वर्ड है इस सेक्शन का, इस बी पार्ट का, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वेयर प्रोसीडिंग्स फॉर द सेम ऑफेंस अगेंस्ट डिफरेंट पर्सन्स आर इंस्टीट्यूटेड इन डिफरेंट कोर्ट्स। मान लो एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मान लो एक ने कर दिया कंप्लेंट और दूसरे में हो गया पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट जिसने पहले कॉग्निजेंस लिया वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी। मान लो कि कह दिया कि इसमें कंप्लेंट पहले गई थी तो ये वाला कोर्ट नहीं होगा, नहीं, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसलिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, जैसे 2-3 नंबर का, कि अगर मान लो ये सिचुएशन दे देते हैं कि मान लो कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट दोनों पे ही इंस्टीट्यूट हो गया और कंप्लेंट पहले की गई थी, तो क्या वहीं पे ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा या क्वेश्चन हाई कोर्ट से डिसाइड होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे पहला कॉग्निजेंस लिया, नहीं, सबऑर्डिनेशन है अगर सेम को हाई कोर्ट की, तो वो हाई कोर्ट लेगा। मैंने सिचुएशन बनाई है, हाई कोर्ट जो है ये है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ए में हमने ली, तो इस हाई कोर्ट क्वेश्चन डिसाइड करेगा। बी में है प्रोसीडिंग पहले इस कोर्ट में कमेंस की गई, और क्योंकि दो अलग अलग हाई कोर्ट्स का था जिसके अंदर सेम वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं थे, यानी कि अलग अलग हाई कोर्ट के थे, मान लो 2 स्टेट ही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोसीडिंग होगी जहाँ पे आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उस प्रोसीडिंग की जो फर्स्ट कमेंसमेंट जिसमें भी होगी तो उस हाई कोर्ट की मानी जाएगी। यानी कि मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, यूपी और उत्तराखंड में हुई है 2 केसेस। ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गए। अब क्या हुआ कि सबऑर्डिनेट तो वो सेम हाई कोर्ट के नहीं आते। अब मान लो यूपी वाला जो हाई कोर्ट उसमें है अपील डलेगी और उत्तराखंड वाली उसमें डलेगी हाई कोर्ट में। तो जिस कोर्ट में पहले प्रोसीडिंग, मान लो यूपी में पहले प्रोसीडिंग जो कमेंस हुई थी, तो उस वाला हाई कोर्ट कौन सा होगा? यूपी वाला, क्योंकि वहाँ पे अपील होगी, तो यूपी वाला जो हाई कोर्ट है वो क्वेश्चन को डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सबसे पहले
जो केस है इंस्टीट्यूट हुआ था। प्रोसीडिंग फर्स्ट कमेंस्ड का ये मतलब होगा, और अपीलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उस हाई कोर्ट में चला जाएगा दोनों का केस, ओके। सेक्शन 187 कहता है, देखिए, पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। इस सेक्शन में समझिएगा, बेरेक्ट चाहे इसमें ना भी पढ़े, सिंपल है। मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, उसे लगता है कि किसी पर्सन तो है उसकी जुरिस्डिक्शन का, ठीक है। जो वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसकी कुछ जुरिस्डिक्शन होती है कि उसको इतने एरिया में जो है केस आएंगे वो निपटाने हैं, ठीक है। अब वो पर्सन हो गया उसकी जुरिस्डिक्शन का, लेकिन जो पर्सन उसकी जुरिस्डिक्शन का है उसने बाहर जाकर ऑफेंस कमिट किया है, और ये बाहर जाना देश से बाहर जाना भी हो सकता है, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, ऑफेंस करता है तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कुछ पावर दी गई है कि टू अपीयर बिफोर हिम, कि वो सम्मन देकर अपने सामने उसे बुला सकता है, या फिर उस पर्सन को उस मैजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन है, या अगर ऑफेंस डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट वाले नहीं हैं तो उनको बेल भी दे सकता है, ठीक है। पूरे सेक्शन में यही बात की गई है। तो मैंने एग्जाम्पल से आई होप आपको ये चीज़ क्लियर की होगी कि उसकी ये पावर दी गई है पूरे सेक्शन में कि वो इस तरह से निपटाएगा उस केस को जैसे कि उसकी जुरिस्डिक्शन में जो ऑफेंस है वो हुआ है। अब क्यों, किस बात पे, कि वो जो पर्सन था वो उसकी जुरिस्डिक्शन में था, रहता था, उसने ऑफेंस कर दिया बाहर जो इंक्लूड किया है विदाउट इंडिया भी हो सकता है। तो अब मिला वो उसकी जुरिस्डिक्शन में है तो वो कंपेल कर सकता है, अब कि मेरे सामने आए, यानी कि समन वगैरह भेज सकता है, और उस पर्सन को वहाँ भी भेज सकता है। ये पावर है कि जहाँ की जुरिस्डिक्शन है टू इंक्वायर इनटू और ट्राई सच ऑफेंसेस। फर्दर सच मैजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ग्रांट बेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस नॉट पुनिशेबल, ठीक है, डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट से अलग जो है ऑफेंस उसने कमिट किया हो, ठीक है। यानी कि ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों की पावर 187 में दी जाती है। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, मान लो एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन है और वो कंफ्यूज हैं, जिसके पास केस आ रहा है, मान लो उसे लगता है कि ये जो है एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन इस केस में हो सकती है, कंफ्यूज हैं कि पर्सन को कहाँ भेजा जाए, तो वो केस जो है रिपोर्ट किया जाएगा हाई कोर्ट को। फिर हाई कोर्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा कि आपकी नहीं आपकी बनती है और आप इस केस को लीजिए, ठीक है। सेक्शन 187। सेक्शन 188 और 189 डील करते हैं ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। कौन कौन से हैं आप देखिए। सेक्शन 188 lays down that if an offense is committed outside India by a citizen, यानी कि सिटीजन इंडिया का है और मान लो बाहर कमिट कर देता है कोई ऑफेंस, हाई सी में भी हो सकता है, मान लो इंडिया की लिमिट जो सी वाली है उससे भी बाहर जाके कर दे, या एल्सवेयर यानी कि दूसरे देश में कर दे। दूसरी चीज़ में कहा है कि सिटीजन यहाँ का अगर मान लो नहीं है, यानी कि इंडियन सिटीजन नहीं है, बाहर का बंदा है, तो कहाँ पे कर दे, उस शिप पे जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, या उस एयरक्राफ्ट में ऑफेंस कर दे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। दोनों ही केस में जहाँ भी वो मिलता है वहाँ पे केस जो है डील किया जाएगा, यानी कि इंक्वायर और ट्रायल फिर वहीं होगा जहाँ पे वो पाया जाता है। पाना मतलब जहाँ पे वो एक्चुअली प्रेजेंट है। फाउंड का मतलब आप बेरेक्ट में लिख सकते हैं कि फाउंड यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ही इज़ एक्चुअली प्रेजेंट। तो दो तरह की सिचुएशन ले ली, इंडिया का सिटीज़न हाई सी और एल्सवेयर करता है, और सिटीज़न नहीं है लेकिन शिप जो है जहाँ पे उसने ऑफेंस किया है वो रजिस्टर्ड इंडिया में है और एयरक्राफ्ट भी, ओके। सेकंड पॉइंट हमने लिया जहाँ पे वो पाया जाता है, पाना मतलब एक्चुअली प्रेजेंट है। और तीसरी चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन जो है वो ज़रूरी होगी।
इस सेक्शन के आगे आप लिख लेना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आईपीसी जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 भी यहाँ लिख लें, क्योंकि सेक्शन 4 जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो सेक्शन 188 सीआरपीसी भी लिखते हैं आईपीसी में, क्योंकि ये दोनों सेक्शन एक ही बात कहते हैं, क्योंकि ऑफेंसेस से वो डील करता है आईपीसी, ठीक है, और ये प्रोसीजर से डील करता है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये होता है, मीन्स का क्वेश्चन आ गया सेक्शन 188 पे, ठीक है, या आ गया सेक्शन 4 आईपीसी, क्रिमिनल लॉ में आएगा, ऑब्वियसली दोनों क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट हैं, तो आप दोनों सेक्शन जरूर लिखेंगे, यानी कि 188 प्लस सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी दोनों लिखने जरूरी होंगे, ठीक है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर इंडियन सिटीजन्स एंड ऑल्सो ऑफ नॉन सिटीजन्स, क्योंकि नॉन सिटीजन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी विच गिव्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो यानी कि इस सेक्शन के लिए जरूरी होगा ये शो करना कि एक्यूज्ड हैज बीन गिल्टी ऑफ एन एक्ट और ओमिशन मेड पुनिशेबल बाय सम लॉ, और वो लॉ कौन सा होगा जो एप्लीकेबल होगा इंडिया में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि जो इंडिया का कानून होगा उसमें एक्ट या ओमिशन, यानी कि कोई एक्ट करता है या ओमिट कर देता है एक्ट करना, इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए ये चीज जरूरी होगी, ये कंडीशन है। टू अट्रैक्ट द सेक्शन इट मस्ट शोन दैट एन एक्यूज्ड हैज बीन गिल्टी ऑफ एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय सम लॉ, यानी कि एप्लीकेबल टू इंडिया। अब आपने पढ़ा कि सैंक्शन लेनी जरूरी होगी, उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है, अपीयर्स टू बी टू प्रिवेंट द एक्यूज्ड पर्सन। मान लो आपने नहीं ली सैंक्शन, आपने उसका कर दिया, अब दूसरा आपने सिटीजन मान लो इंडिया का था और बाहर किया, तो बाहर वाले देश के जो चाहते हैं कि हाँ हम भी इसका जो है और ट्राई करें, तो सैंक्शन आपने ली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो परमिशन मांगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने नहीं मांगी थी और उन्होंने परमिशन लेके एक्यूज को ट्राई करना शुरू कर दिया, तो दो बार तो एक ऑफेंस के लिए 2 प्लेस पे नहीं कर सकते, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन ज़रूरी होगी, ताकि उनके रिकॉर्ड में आए ये चीज़ कि ये पर्सन था, इंडिया का सिटीजन था और इसने बाहर ऐसे ऑफेंस किया है। अगर बाहर वाले देश के बंदे अगर बोलें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमें इस चीज़ का ट्राई करें, तो बता सके कि इस ऑफेंस का निपटारा हमारे देश में हो चुका है, इस कोर्ट ने किया है, इसीलिए सैंक्शन ज़रूरी है। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ज़्यादा नंबर ये चैप्टर जुरिस्डिक्शन का गेन नहीं करता, 1-2 नंबर के आ सकते हैं, तो बस ये आप अच्छी तरह सेक्शन समझ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे ये, तो मेंस के जो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्लियर आराम 2-3 लाइनें आप आराम से लिख सकते हैं। The object of requiring the sanction of central government appears to be to prevent the accused person being tried over again and again for the same offense in 2 different places. ठीक है, सेक्शन 189 जो है वो एनलार्ज करता है सेक्शन 188 को, यानी कि एविडेंस को रिलेट करता है, यानी कि सेक्शन 188 में तो ट्राई कर रहे हैं, अब जो एविडेंस हैं, मान लो बाहर इंडिया से बाहर ऑफेंस कर दिया है, तो आपको एविडेंस भी चाहिए होंगे, तो एविडेंस आप उस देश के में या तो कमीशन भेजें या प्रॉपर कोई जुडिशियल ऑफिसर वहाँ का होगा, उन्हें आप बताएंगे कि हाँ हमें इस केस हम ट्राई कर रहे हैं और हमें इस तरह से एविडेंस चाहिए, यही डील करता है सेक्शन 189। इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस एंड इनेबल्स अ कोर्ट डीलिंग विद अ केस अंडर सेक्शन 188 टू रिसीव copies of depositions before a judicial officer in the concerned foreign country as evidence in such cases। तो पावर है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू इशू कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस, और सेक्शन 284 आगे हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, उसमें कमीशन का ही है कि कमीशन, आप ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इस तरह से अगर वर्ड आते हैं आप सेक्शंस को कोरिलेट कीजिए, मेंस में भी लिखते हैं तब भी हेल्प करता है और प्रीलिम में भी। प्रीलिम का मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि कमीशन कहाँ पे आप इशू कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में, क्योंकि
हरियाणा में मैंने देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी। तो आप लिख सकते हैं सेक्शन 284। इसीलिए 189 तो पढ़ ही लिया, 284 भी ये ध्यान रखिए, बेयर एक्ट में भी आप कमीशन के आगे इस तरह से लिखते जाएं जितनी बार भी आए। ठीक है, ये रिवीजन भी होता रहता है और प्रीलिम भी के क्वेश्चंस भी क्लियर होते रहते हैं। तो आई होप आपको ये सेक्शन 189 यानी कि जुरिस्डिक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ आप उसे भी देखें ताकि आप कोरिलेट कर पाएँ। और हमारा इसके साथ ही जुरिस्डिक्शन का चैप्टर जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।